गुड मॉर्निंग। तो अभी तक आई होप आप लोगों ने बेसिक जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा चैप्टर का वो रिवाइज कर लिया और हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड शुरू किए थे जिसमें हमने नंबर 1 पढ़ा था अभी सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के बाद हम सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से समझ में आ रहा है दीज आर लोकेटेड इन द स्टमक वॉल। स्टमक की दीवार में बहुत सारे सेल लेयर्स हैं। कैसे कैसे टिश्यूज अरेंज्ड हैं मैं आपको सब पढ़ाऊंगी अभी आगे धीरे धीरे इसी चैप्टर में। तब तक याद रखो, जो सबसे अंदर वाला दीवार है उसका नाम है म्यूकोसा, सबसे अंदर वाला दीवार। और स्टमक को हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ये भी मैं अभी आगे आपको गट में एक्सप्लेन करूंगी पूरा। अभी फिलहाल क्या याद रखना है कि ये प्रेजेंट है स्टमक के 4 में से सिर्फ एक हिस्से में, फंडस पार्ट में। और फंडस पार्ट में कौन सी लेयर में? म्यूकोसा में, जो सबसे अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये स्टमक की दीवार है, तो एक होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो सबसे अंदर जो है, जिसके अंदर बस फिर खाना ही है, उस लेयर के अंदर ये प्रेजेंट है। सो these glands are located in the mucosa layer of fundic part of stomach। फंडिक बोलो, फंडस बोलो, एक ही बात है। तो अभी हमें फिलहाल लोकेशन क्लियर हो गया कि अगर मैं ये स्टमक का खाली कैविटी दिखा रही हूँ जिसे ल्यूमेन कहते हैं, उसके बाहर ऐसे करके कई सारे सेल लेयर्स हैं। ये जो सबसे अंदर वाला सेल लेयर है इसी का नाम है म्यूकोसा। और इसी म्यूकोसा लेयर में सिर्फ फंडस वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है इन सब के नाम वो अभी हम पढ़ेंगे। टोटल नंबर है 30 करोड़। तो टोटल कितने सेल्स हैं? 30 करोड़। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड याद रखना, ग्लैंड कोई नई बात नहीं होती है। ग्लैंड इज जस्ट अ बंच ऑफ सिक्रीटरी सेल। ऐसे सेल जो सिक्रीशन करने लगे, उन सिक्रीटरी सेल्स के बंच को हम ग्लैंड कह देते हैं। अब अगर ये ग्लैंड अपने साथ डक्ट बनाकर बैठा है, डक्ट से सिक्रीशन छुड़वाएगा तो एक्सोक्राइन है, और डक्ट लेस है, सीधा ब्लड में छोड़ देता है, डक्ट नहीं है इसके पास, तो एंडोक्राइन है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में तो सेल्स के ही बंच हैं। तो टोटल नंबर कितना है इस बंच का? 30 करोड़। इसमें 30 करोड़ तरह के टोटल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो मिलकर के गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने वाले हैं। और ये एक तरह का टाइप ऑफ सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। जैसे पैरोटिड था कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वेलर, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल थे कंपाउंड एल्वेलर। अब ये है सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। तो अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं टोटल 30 करोड़ नंबर में, इनके अंदर किस किस तरह के सेल्स होते हैं वो हमें देखने हैं। सो दीज ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या बोला मैंने? These glands consist of 3 main types of cells. नंबर 1 है
पेप्टिक या चीफ या zymogen सेल्स। पहला सेल टाइप जो इसमें है उसका नाम है पेप्टिक या चीफ या zymogen सेल्स। ये सेल्स सबसे ज्यादा हैं। अब ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं? नोट डाउन करो। दे सिक्रीट पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अब सुनना मेरी बात, जब भी कहीं पेपर में नाम आ जाए zymogen, पीछे जेन लगाओ, मतलब इनएक्टिव। इन सेल्स का जो प्रोडक्ट होगा वो इनएक्टिव होगा। अब नाम देखो, पेप्सिनोजेन, जेन मतलब इनएक्टिव। अगर किसी के नाम के आगे प्रो लगा है मतलब फिर से वो इनएक्टिव है। तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव, प्रोरेनिन इनएक्टिव। तो ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। सो चीफ सेल या पेप्टिक सेल या zymogen सेल, दो एंजाइम ऐसे बनाते हैं जो फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में है, अपना एक्शन नहीं कर सकते। कौन इनको आकर एक्टिव करेगा, कब करेगा, वो भी देखते हैं। फिलहाल याद रखना है, अगर हमें कहीं भी किसी क्वेश्चन में पीछे जेन दिखता है या आगे प्रो दिखता है मतलब इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके नाम में कहीं इनएक्टिव नहीं आ रहा। एज मतलब एंजाइम, लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम, और ये स्टमक में बन रहा है। ये एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म है। काम क्या करता है? आगे जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे सब चीजों का, तब आगे बताऊंगी कि पेनक्रियाटिक लाइपेज का मेन काम होता है लिपिड डाइजेशन में। ये हमारे बॉडी में एडल्ट्स में काम करता है, लेकिन उसके मुकाबले इतना लो करता है कि हम इसकी एक्टिविटी को नेग्लिजिबल सा मान लेते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन एडल्ट सिर्फ गैस्ट्रिक लाइपेज के आगे, इन एडल्ट गैस्ट्रिक लाइपेज shows very low activity. In adults, gastric lipase shows very low activity for digestion of lipids. Shows very low activity for digestion of lipids. लेकिन जो इन्फेंट होते हैं ना, 1 साल तक की उम्र के बच्चे, इन्फेंट्स में ये अच्छा खासा काम करता है लिपिड डाइजेशन में। 1 साल तक का बच्चा मदर्स मिल्क पर फीड करता है, उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में ये अच्छा रोल प्ले करता है। तो स्टार लगा के एक पॉइंट लिखना, इट हैज मेजर रोल इन infants to digest mother's milk. इस मदर्स मिल्क का एक और नाम होता है कोलेस्ट्रम। सो दो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में बने, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। क्यों बने अभी हम नहीं जान रहे, वो आगे जानेंगे। तीसरा एंजाइम जो डायरेक्ट एक्टिव फॉर्म में बना, उसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज।
वो एडल्ट के अंदर बहुत लो एक्टिविटी करता है, लेकिन इन्फेंट्स में एक मेजर रोल प्ले करता है टू डाइजेस्ट द मदर्स मिल्क, जिसका एक और नाम है कोलेस्ट्रॉल। तो ये हुआ पहला सेल। इसके अंदर सिर्फ ये दोनों एंजाइम्स इनएक्टिव है। अब दूसरा सेल, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल secrete HCl और CIF, HCl और CIF। तो देखो, HCl एसिड है, ये तो आप जानते हैं, और यही HCl है जो खाना आने पर पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करेगा। सो HCl मेंटेन्स द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस, अभी आखिरी में लिखाऊंगी सब कुछ, एंड ये मैं खुद लिखा दूंगी, एंड HCl एक्टिवेट्स बोथ दीज एंजाइम्स ऑन अराइवल ऑफ फूड। CIF क्या है? कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इसकी बात अभी साथ साथ सुन लो। हम लोग खाने के साथ विटामिन B12 खाते हैं। विटामिन B12 का एक और नाम है, केमिकल नेम साइनोकोबालामीन। वो हमने खा लिया, लेकिन वो ना अधूरा होता है, वो ब्लड में अकेले नहीं एब्जॉर्ब हो सकता। ब्लड में नहीं गया तो कोई सेल उसका फायदा उठा ही नहीं पाएगा, हर चीज को पहले ब्लड में तो डालना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे ही खाना खाया, स्टमक में पहुंचने पर विटामिन B12 के साथ CIF अटैच हो जाता है। फिर ये दोनों स्टमक से निकल करके आगे बढ़ते हैं, इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है इलियम, आगे लिखाऊंगी, वहां जाकर ये CIF विटामिन B12 को ब्लड तक एब्जॉर्ब करवा देता है। दैट मीन्स CIF अगर है तो ही विटामिन B12 खून तक पहुंचेगा। और अभी आगे हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तब बताऊंगी विटामिन B12 के बिना मैच्योरेशन ऑफ RBCs नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं, क्वेश्चन आ गया कि किसी के स्टमक वॉल में पैराइटल सेल्स डेड हो गए हैं, सब मर गए, तो उसके अंदर क्या सिम्टम दिखेगा? और उसने ऑप्शन में दिया उसे अनीमिया हो जाएगा। तो अब आप समझा सकते हो, पैराइटल सेल्स डेड हो गए तो CIF नहीं बनेगा, CIF नहीं बनेगा तो ब्लड में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो मैच्योरेशन ऑफ RBC नहीं होगा, RBC मैच्योर नहीं होंगे तो RBC का नंबर कम होने को ही तो अनीमिया कहते हैं। और ये वाला अनीमिया जो B12 की कमी से हुआ है, उसका हमने एक स्पेशल नाम रख दिया है, परनीशियस अनीमिया। तो लिखोगे एक लाइन, CIF helps in absorption of CIF helps in absorption of vitamin B12, that is cyanocobalamin. CIF helps in absorption of vitamin B12, that is cyanocobalamin, through the इलियम। बस अभी इलियम याद करो, आगे बताऊंगी कहाँ कैसे रखा होता है। रिपीट कर रही हूं, CIF combines with vitamin B12, that is cyanocobalamin, and helps in its absorption
through the ileum. Next line. Now this vitamin B12 has role in maturation of RBC. Now this vitamin B12 has role in maturation of RBC. So, if deficiency of vitamin B12 occurs, it will result in pernicious anemia. Highlight करोगे इसे. It will result in pernicious anemia. ठीक है, तो ये हमने सेकेंड सेल डिस्कस किया अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का. अब हम थर्ड सेल डिस्कस करेंगे. गॉबलेट या म्यूकस नेक सेल्स. सिक्रीट म्यूकस. देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं इस तरह से इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो इसके अंदर ये जो सारे मेजर सेल्स दिखाए हैं मैंने, ये हैं नंबर 1 यानी कि पेप्टिक या चीफ सेल्स. जो मैंने थोड़े बहुत पैराइटल यानी कि साइड में दिखाए हैं, बेस पर नहीं दिखाए, सिर्फ साइड में हैं, वो है पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल. तो जो बेस पर हैं, साइड में भी हैं और मेजर हैं, वो पेप्टिक सेल. जो बेस पर नहीं है, सिर्फ साइड में ही हैं, वो है नंबर 2 पैराइटल सेल. और ये देख रहे हो, ये इस ग्लैंड की गर्दन है. इस गर्दन पर जो सेल्स रखे हैं वो हैं गॉबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल. इसलिए इनका नाम ही है नेक सेल, गर्दन पे रखे हुए सेल. नाम ही बता रहा है इनका काम होगा म्यूकस सिक्रीट करना. अब देखो ये म्यूकस इतना जरूरी क्यों है. सलाइवा में भी था, लुब्रिकेशन किया, यहाँ भी है, लुब्रिकेशन करेगा. उसके साथ साथ स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और ऐसे एंजाइम्स हैं जो स्टमक की दीवार को ही छील सकते हैं, पूरा इरोड कर देंगे. तो स्टमक की दीवार पे अंदर से मैंने म्यूकस की एक मोटी कोटिंग चढ़ा दी. इस वजह से अब स्टमक की दीवार पर ना तो HCl अटैक कर सकता है और ना ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. तो लिखोगे एक लाइन, म्यूकस फॉर्म्स अ thick layer on stomach wall. Forms a thick layer on stomach wall, and this protects the wall. From action of HCl
and this protects the wall from action of HCl and prevents attack of protein digesting enzyme and prevents attack of protein digesting enzyme. तो देखो, अब आपसे कोई गैस्ट्रिक जूस का डिटेल मांगे तो आप कहोगे 2 से 2.5 लीटर सिक्रीट होता है पर डे और इसका पीएच होता है 1.5 से 2.0, यानी कि हाईली एसिडिक। सलाइवा ध्यान दो, उसका 6.7 6.8 था, मतलब स्लाइटली सा एसिडिक था, लेकिन ये स्ट्रांगली एसिडिक पीएच है। और अगर पूछे गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन बताओ तो अलग से कुछ नहीं रटना है हमको। हम कहेंगे गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, कौन कौन से? पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, एंड इट कंसिस्ट ऑफ HCl, CIF एंड म्यूकस। ये है गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन। अब अगर पूछे ऐसे कौन कौन से नेचुरल या सिंथेटिक, यानी कि हमारी वजह से रीजंस हो सकते हैं कि इंसान को अल्सर हो जाए, तो देखो, अगर हमने बाहर से कुछ ऐसे एजेंट खाए पिए, क्या क्या वो बताती हूँ, या नेचुरली बॉडी में कुछ अपना इनबिल्ट गड़बड़ हो गई और एक्सेस में HCl बना, तो वो जो म्यूकस ने कवर बनाया था ना, वो इरोड हो जाएगा। ये म्यूकस का कवर यहाँ बना हुआ था, धीरे धीरे HCl इसको छील ही देगा और फाइनली वहां पर जख्म कर देगा। जब अंदर से दीवार में जख्म हो जाए, उसमें से कभी कभार खून भी निकलना शुरू हो जाए, तो उसे अल्सर्स कहते हैं। और जो अल्सर पेट में होते हैं उनका नाम है पेप्टिक अल्सर। तो वो लिखाती हूँ, पहले ये सुनो। Secretion of this juice and HCl is stimulated by, मतलब हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जिनके कहने पर गैस्ट्रिक जूस बनता है, और पर्टिकुलरली इस जूस में सबसे मेन चीज क्या बनने लगती है? HCl। नंबर 1 है पैरासिम्पथेटिक या वेगस नर्व। पैरासिम्पथेटिक नर्व का नाम एटलीस्ट आपने सुना होगा, सिर्फ नाम सुनना है अभी और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना। ये पैरासिम्पथेटिक नर्व को ही वेगस नर्व कहते हैं। इसी नर्व के कहने पर गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं। और अगर मैं क्वेश्चन कह दूं, इन अ पर्सन पैरासिम्पथेटिक नर्व इज शोइंग ओवर स्टिमुलेशन, गलती से क्या हुआ कि पैरासिम्पथेटिक नर्व कुछ ज्यादा ही सिग्नल दे रही है, बार बार गैस्ट्रिक ग्लैंड को सिग्नल दे रही है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या पता कि उसकी गलती है, वो कहेगा सिग्नल मिला है तो मैं तो जूस बनाऊंगा, और क्या बनने लगेगा ज्यादा? HCl। तो अल्टीमेटली एक्सेस ऑफ HCl से क्या हो जाएंगे? अल्सर। लेकिन ये गलती अपनी नहीं है, हमारी क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? सेकेंड रीजन अल्कोहल, थर्ड
प्रोटीन रिच डाइट। कैफीन, डिस्प्रिन, एस्प्रिन एक्सेट्रा। तो देखो, अगर कोई इंसान एक्सेस में अल्कोहल ले रहा है या बहुत एक्सेस प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, बहुत ज्यादा चिकन मटन खा रहा है, दालें बहुत ज्यादा खा रहा है, या वो कैफीन ज्यादा लेता है, चाय में, कॉफी में और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होती है बहुत हाई डोजेस में, या फिर वो बहुत रेगुलरली पेन किलर्स खा रहा है, जैसे कि एक पेन किलर है डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये सब नेचुरल रीजंस हैं जिनसे HCl प्रोडक्शन बढ़ता है। अब मान लो किसी ने दिन में 10 चाय पी, किसी ने 2 चाय पी। 10 चाय वाला भी कह रहा है मुझे एसिडिटी फील हो रही है, और 2 चाय वाला भी कह रहा है। अब वो अपना अपना इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि किसी के लिए 2 चाय का कैफीन भी ओवर HCl प्रोडक्शन करने लगता है, और कोई 10 चाय पी जाता है तो उसके अंदर होने लगता है। तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते कि मैं तो बहुत कम कोल्ड ड्रिंक्स पीता था तब भी मुझे अल्सर हो गए। ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता किसी का। लेकिन अगर ये सब रीजन एक्सेस में हैं तो पक्की बात है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अल्सर फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। सो अब एक लाइन लिखोगे, if there is overstimulation, if there is overstimulation of parasympathetic या vagus nerve, if there is overstimulation of parasympathetic या vagus nerve, या और लगा के OR, और there is overactivity of gastric gland, खुद से ही ज्यादा काम कर रहे हैं, और there is overactivity of gastric gland, comma, this will result in excess production of HCl, this will result in excess production of HCl leading to peptic ulcers। मैं रिपीट कर रही हूं, if there is overstimulation of parasympathetic या vagus nerve, or there is overactivity shown by gastric glands, this will result in excess production of HCl, this will result in excess production of HCl leading to peptic ulcers, leading to peptic ulcers। अब देखते हैं functions of HCl। Number 1, maintains pH of gastric juice। Functions of HCl में Number 1, maintains pH of gastric juice। Number 2, activates enzymes of gastric juice, activates enzymes
ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है। थर्ड, causes softening of food, खाने को बहुत सॉफ्ट कर देता है जिससे कि अब वो स्टमक से आगे और आसानी से जा सके। causes softening of food, ढेर सारा म्यूकस ऐड करता है खाने में। फोर्थ, stops action of salivary amylase, खाना यहाँ पर सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, सलाइवा मिक्स्ड खाना ही स्टमक में पहुंचा, स्टमक में जैसे ही पहुंचेगा HCl वहां पर आते ही उस सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन रोक देगा। क्यों? खुद ब खुद ही नहीं रुक जाएगा, इसको एक्शन के लिए 6.8 pH चाहिए था और वहां तो 2 है मैक्सिमम, और 2 पर काम हो ही नहीं सकता। क्यों? आगे जाकर आपको समझ आएगा। स्टमक में चार्ज का डाइजेशन नहीं हो सकता, स्टमक में मेनली प्रोटीन डाइजेशन होता है। ये पॉइंट्स अभी आगे ग्रेजुअली आएंगे। तो अभी फिलहाल क्या याद रखेंगे कि पीएच चेंज होने की वजह से, HCl की वजह से जो पीएच चेंज हुआ, उस वजह से सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन रुक गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इट किल्स माइक्रोब्स या इट एक्ट्स एज फिजियोलॉजिकल बैरियर। याद आ रहा है? सलाइवा हमारा सबसे पहला फिजियोलॉजिकल बैरियर था और अब दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा आ गया है? HCl। HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर कोई माइक्रोब्स, बैक्टीरिया यहां से बचकर आगे चला भी गया, पेट में जाके ऑलमोस्ट सब मर जाएंगे। भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कौन झेल पाएगा? खास करके अगर एक एग्जांपल देखें, ये जो हम बाहर का खाना पीना खाते हैं ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसमें बहुत ज्यादा नंबर में सैल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ हो सकती है जिससे टाइफॉइड होता है। बट देखो, हमें कौन सा टाइफॉइड हर दिन ही हो जाता है, जबकि खाना तो हम हर दिन ही खा लेते हैं बाहर का। आजकल की बात अलग है, लेकिन वैसे तो जो सैल्मोनेला टाइफी है वो हमें टाइफॉइड क्यों नहीं कर पाता आसानी से? क्योंकि जितने हम खाते हैं उस हिसाब से HCl के मारने की कैपेसिटी बड़ी अच्छी है। तो कभी कभार ऐसा हो गया कि HCl ने कहा कि भाई अब तो हद हो गई टाइफी की, अब मैं नहीं मार पाऊंगा, तब जाकर हमें क्या हो सकता है? टाइफॉइड। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है। क्या लिखा अभी तक? इट किल्स माइक्रोब्स सो एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल बैरियर। ब्रैकेट में लिख देना, इट इज पोटेंट किलर ऑफ Salmonella typhi bacteria. It is potent killer of Salmonella typhi bacteria. So prevents typhoid. So prevents typhoid. Number 6. Helps in absorption of iron. Sixth function है HCl का, that it helps in absorption of iron. कैसे हेल्प करता है?
देखो, हमारे पास जो आयरन है, जो हमें कंजम्पशन करनी है, वो आयरन का फॉर्म है फेरस, जो हमारे काम का है, जो हमारे सेल्स डिमांड कर रहे हैं। और जो हमें खाने से मिला या जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा था पहले, वो था फेरिक फॉर्म Fe3+। अगर Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट नहीं होगा, जो खाने के साथ हमने खाया, पेट में खाना गया और खाने के साथ जो भी फेरिक था, अगर वो फेरिक फेरस में कन्वर्ट हुआ तो ही ब्लड में एब्सॉर्ब होगा। और ये फेरिक से फेरस का कन्वर्जन कौन करता है? HCl। मतलब अगर कल को HCl ना बने तो हम खाने में कितना भी आयरन खाएं, लेकिन वो आयरन कभी ब्लड में पहुंचेगा नहीं और आगे जितने आयरन रिलेटेड वर्क्स हैं वो सब रुक जाएंगे। तो HCl की कमी से आयरन की भी कमी हो सकती है। और एक लास्ट फंक्शन, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा भी ये मुश्किल है समझना। इट कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीन्स हमारे बॉडी में 4 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे कॉम्प्लेक्स नेचर, उससे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जब तक हमारा ये तीनों टाइप प्राइमरी में कन्वर्ट नहीं होते, सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड, वो एक्सपोज नहीं होंगे। और वो एक्सपोज नहीं होंगे तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं हो पाएगा। मतलब अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, उससे पहले मुझे प्रोटीन का डीनेचुरेशन करना पड़ेगा। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के आगे लिखोगे, इट इज द कन्वर्जन ऑफ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के आगे, it is the conversion of proteins from 4 degree, 3 degree and 2 degree structure to 1 degree structure. It is the conversion of proteins from 4 degree, 3 degree and 2 degree to 1 degree structure. And this exposes all the peptide bonds, and this exposes all the peptide bonds which is necessary to cause digestion of proteins, which is necessary to cause digestion of protein. तो ये सारे हमने पढ़े functions of HCl। अब एक क्वेश्चन लिखना, लिखो क्वेश्चन। There is a person A, there is a person A who is suffering from achlorhydria. There is a person A who is suffering from achlorhydria, and the person B has undergone gastrectomy surgery, and the person B has undergone gastrectomy surgery, comma, what will be the first symptom observed? What will be the
first symptom observed both A and B? What will be the first symptom observed in both A and B? तो देखो पहले क्वेश्चन का मतलब समझा दूं। पहले इंसान को A क्लोरहाइड्रिया हुआ है, मतलब उसके बॉडी में HCl नहीं बन रहा। उसके बॉडी में HCl बनना बंद हो गया। हमें क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना ऐसा कैसे हो गया, इससे क्या होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है बस वो सुनते जाना है। और दूसरे इंसान की सर्जरी हुई है जिसमें उसका पेट काट के अलग कर दिया गया है। नाम है ना गैस्ट्रेक्टोमी। टोमी मतलब काट देना। तो सर्जरी में उसका काट करके पेट अलग कर दिया गया है, मतलब उसके अंदर भी HCl नहीं है। तो दोनों में कॉमन बात क्या हुई, HCl नहीं है। अब HCl नहीं है तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द फर्स्ट सिम्टम ऑब्जर्व्ड इन बोथ A एंड B। तो देखो ये सब काम रुकेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब पूछे व्हाट विल बी द फर्स्ट सिम्टम ऑब्जर्व्ड, तो आंसर होगा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अगर ये वाला काम रुका, फेरिक से फेरस वाला कन्वर्जन नहीं हुआ, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बना तो बॉडी पर तुरंत असर दिखाई देगा। तो सिम्टम्स बहुत सारे होंगे, पेट कट के निकल गया, HCl नहीं बन रहा, बहुत सिम्टम्स होंगे। लेकिन अगर सवाल ने पूछा पहली बात क्या होगी जो ऑब्जर्व कर पाओगे, वो है किसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा, RBC का नंबर कम हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। किसकी कमी की वजह से, आयरन, क्योंकि फेरिक टू फेरस में कन्वर्जन करके आयरन का ब्लड में एब्जॉर्प्शन HCl की वजह से ही होता है। तो ये हमने खत्म किया सेकेंड ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब थर्ड ग्लैंड है pancreas. Pancreas is type of compound tubulo alveolar gland. सेम वैसा ही जैसा पैरोटिड था। सो इट इज टाइप ऑफ कंपाउंड ट्यूबुलो alveolar gland. हेटेरोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब पेनक्रियास का कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन है, मतलब जिसके पास अपना डक्ट होता है, और कुछ हिस्सा एंडोक्राइन है जो डक्टलेस है, उसके पास अपना डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, सिक्रीशन सीधा ब्लड में डालता है। सो हेटेरोक्राइन का मतलब एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन पार्ट has cells called islets of Langerhans। अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताऊंगी फिलहाल। इसकी डिटेल इसकी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, एंडोक्राइन वाले चैप्टर में आ जाएगा। अभी बस क्या याद रखोगे, हेटेरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन हिस्सा भी है, एक्सोक्राइन हिस्सा भी है। एंडोक्राइन वाला हिस्सा डक्टलेस है, और एंडोक्राइन पार्ट के जो सेल्स हैं उन सेल्स का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वेरी इंपॉर्टेंट,
and these cells secrete different hormones. इसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं. So islets of Langerhans has different types of cells which secrete different hormones. Exocrine part is the major part of total pancreatic tissue. पेनक्रियास का मेजर हिस्सा एक्सोक्राइन हिस्सा है. एंडोक्राइन हिस्से में 1 से 2 मिलियन सेल्स हैं. एंडोक्राइन हिस्से में 1 से 2 मिलियन सेल्स हैं, लेकिन वो मेजर हिस्सा नहीं है. तो सोच लो, ये मेजर हिस्सा है तो इसमें ना जाने कितने मिलियन सेल्स होंगे. तो मेजर पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज एक्सोक्राइन and the cells of exocrine part are called acinar cells. The cells of exocrine part are called acinar cells which secrete pancreatic juice. तो मैं रिपीट कर रही हूं. Endocrine part has 1 to 2 million cells, 1 से 2 मिलियन cells named as islets of Langerhans. Named as islets of Langerhans. And these cells secrete different hormones directly into blood because they are ductless part. Second, the major part of pancreas is exocrine in nature. The major part of pancreas is exocrine in nature and its cells are called acinar cells, and its cells called acinar cells which secrete the pancreatic juice. Which secrete the pancreatic juice. तो देखो, अभी आगे हम पढ़ेंगे इस तरह से निकल के जाने वाला ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है जिसका नाम है डियोडेनम. आगे लिखाऊंगी अभी इसे डिटेल में. इस डियोडेनम में ये जो लूप सा बन रहा है, इसके अंदर ये जो थोड़ा सा लूप बन रहा है, इसी लूप के अंदर ये जो रखा है ये है पेनक्रियाज. तो क्या याद रखोगे? पेनक्रियाज आर लोकेटेड इन द लूप ऑफ पेनक्रियाज आर लोकेटेड इन द लूप ऑफ डियोडेनम. अब इसके शेप के हिसाब से हम इसके 3 मेजर पार्ट कहते हैं. इसको थोड़ा सा ब्रॉड दिखा देते हैं. ये जो सबसे पहला हिस्सा है इसे हेड कहते हैं. बॉडी और आखिरी में टेल. सो pancreas is divided into 3 main parts called head, body and tail. अब इसका जितना भी मेजर हिस्सा होगा सबका वो एक्सोक्राइन है और बीच बीच में इसमें एंडोक्राइन सेल्स हैं. जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है उसके लिए हमें एक डक्ट चाहिए थी. तो वो डक्ट कौन सी है?
देखो ये जो मैंने रेड कलर की मेन डक्ट दिखाई है, जो सारा पेनक्रियाटिक जूस इकट्ठा करके यहाँ लाके ड्यूडेनम को दे देती है। इस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। So pancreas has a main pancreatic duct which carries the pancreatic juice and it is named as duct of Wilson. ये डियोडेनम में खुले उससे पहले एक अपनी असेसरी डक्ट और बना देती है, कुछ और हेल्प के लिए, इन केस इसे कुछ कम ज्यादा करना है अपना काम। ये जो असेसरी डक्ट है, असेसरी डक्ट से यहाँ मतलब है इसी मेन डक्ट का ये जो ब्रांच है, इस असिस्ट का नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरनी। So pancreas is located in the loop of duodenum and pancreas is divided into three main parts: head, body and tail. Pancreatic juice is carried by the main pancreatic duct called duct of Wilson and this main duct gives off a branch, एक छोटा सा branch जिस accessory duct का नाम है duct of Santorini. अब पेनक्रियास हर एक दिन 1 लीटर पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं जिसका पीएच रहता है 8.2 से 8.4, यानी कि इसका अल्कलाइन पीएच है, बेसिक पीएच है। अभी तक सलाइवा स्लाइटली एसिडिक था, गैस्ट्रिक जूस स्ट्रांगली एसिडिक था, ये बेसिक है। अब इसमें एंजाइम्स कौन कौन से हैं? चलो देखते जाओ आप सब कुछ। 1 लीटर पर डे सिक्रीट होता है पेनक्रियाटिक जूस। पीएच है इसका 8.2 से 8.4। 3 मेजर एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। फंक्शन में अभी किसी का नहीं बता रही, सिर्फ अभी हमें कॉम्पोजिशन पढ़ना है। इन तीनों के नाम को नोटिस करो। तीनों में जेन जेन प्रो लग रहा है, मतलब तीनों इनएक्टिव फॉर्म्स हैं एंड ये तीनों टोटल जूस का 70% हिस्सा बनाते हैं। सो दीज 3 आर इनएक्टिव फॉर्म्स of enzymes and they contribute
70% part of total juice and they contribute 70% part of total juice. आगे पढ़ेंगे, ये तीनों प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। पेनक्रियाटिक लाइपेज लिपिड्स का डाइजेशन करेगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करेगा। ये सब छोड़ देंगे, अभी आगे देखेंगे। न्यूक्लियेजेस डीएनए और आरएनए का डाइजेशन करेंगे और पेनक्रियाटिक सॉल्ट दो हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 और पोटेशियम बाइकार्बोनेट यानी कि KHCO3। तो ये सब एंजाइम्स थे और वो सॉल्ट है। अब ध्यान से सुनना, जो खाना पेट से इंटेस्टाइन में आता है वो खाना बहुत एसिडिक नेचर का होता है और इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच चाहिए, तभी तो पेनक्रियाज ने अपने जूस का पीएच भी बेसिक रखा हुआ है, क्योंकि पेनक्रियाज में थोड़ा ना खाना आएगा, खाना तो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन ने कहा भाई अब तुम सब मेरे अंदर अपना जूसेस छोड़ देना। लिवर से भी कह दिया और पेनक्रियाज से भी कह दिया। तो पेनक्रियाज ने इंटेस्टाइन से कहा मैं तुझे मदद करूंगा खाने को, एसिडिक खाने को न्यूट्रलाइज करने में। तो देखो, जो एसिडिक खाना स्टमक से आ रहा है उसका हमने एक स्पेशल नाम रखा है काइन। क्या कहते हैं उसे? काइन। सो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक सॉल्ट्स, तो आप कहोगे help in neutralization of chyme, help in neutralization of chyme। रिपीट कर रही हूं, पेनक्रियाटिक सॉल्ट हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ काइम। और ये काइम क्या है? It is the acidic food coming from stomach. So this pancreatic salt helps in neutralization of chyme and chyme is the acidic food coming from stomach। तो ये न्यूट्रलाइजेशन जरूरी है वरना इंटेस्टाइन का पीएच मेंटेन्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ये रिवाइज करो। थैंक यू।